तो आज अपन मॉडल पेपर हल करेंगे। इस मॉडल पेपर में पहला प्रश्न पूछा हुआ है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की दो पहचान है। नंबर एक, अनरूट होना चाहिए और अनरूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो वो तमाम जो संख्या है वो अपरिमेय होती है। जैसे अनरूट 7, अनरूट 8, अनरूट 9 है तो इसका वर्गमूल 3 हो जाता है। इसीलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा अपरिमेय संख्या की पहचान है कि उसका दशमलव प्रसार है वो शांत, अशांत, अनावर्ती टाइप का होना चाहिए। ये इसकी मुख्य रूप से दो पहचान है, एक तो अनरूट और एक अशांत अनावर्ती दशमलव जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो नंबर एक, ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। उसके बाद ये 2.2324 ये अशांत अनावर्ती दशमलव है, इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। ये अशांत जरूर है लेकिन इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि ये बार बार संख्या आ रही है, दशमलव प्रसार है और 2 3 2 3 2 3 बार बार इस टाइप का आ रहा है। तो ये अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। उसके बाद दय की अपन बात करते हैं तो ये शांत दशमलव है। शांत जो दशमलव है वो परिमेय संख्या होती है। तो मोटे तौर पर यदि अपन इस प्रश्न का बारे में विस्तृत यदि डिस्कस करें तो दशमलव प्रसार एक शांत प्रवृत्ति का होता है और एक होता है अशांत। अशांत के अंदर आवर्ती और अनावर्ती वाला टाइप का होता है। तो इसमें से ये दो जो भाग है ये परिमेय है और ये एक जो भाग है ये अपरिमेय होता है। अपरिमेय के अंदर एक तो अनावर्ती टाइप का होना चाहिए और दूसरा अनरूट वाली संख्या होनी चाहिए। अनरूट के अंदर भी माइनस नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। यदि माइनस हो गया तो ये काल्पनिक संख्या है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो ये दो इसकी बड़ी पहचान है। तो इस प्रकार से ये पहले प्रश्न का उत्तर राइट है। उसके बाद में अपन प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 के अंदर लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती दोनों बराबर दिए गए। ये कैसी परिस्थिति में होते हैं? तो इसमें ये दोनों संख्या है वो समान होगी तो ही लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती बराबर आते हैं। यदि एक दूसरे की भाज्य संख्याएं होती है तो उदाहरण के लिए जैसे ए की बात करते हैं, भाज्य संख्या होती है जैसे 8 है एवं दूसरी संख्या होगी 2, तो ये एक दूसरे की भाज्य है, यानी 2 का भाग है वो 8 में जा रहा है। तो इनका यदि अपन लघुत्तम की बात करते हैं तो 8 आएगा और यदि अपन महत्तम की बात करते हैं तो महत्तम इसका 2 आएगा। दोनों लघुत्तम और महत्तम दोनों बराबर के नहीं आ सकता है। कब? जब एक दूसरी भाज्य हो तो। उसके बाद में अपन अभाज्य की बात करते हैं। अभाज्य संख्या में अपन उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 5 और 7 दोनों ले लिया तो इसका महत्तम समावर्ती यानी कॉमन फैक्टर कितना हुआ? 1 और इसका लघुत्तम समावर्ती है वो इनका गुणनफल होगा, इनका गुणनफल होगा यानी कि 35 होगा। क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए इसका
जो लघुत्तम समावर्ती है वो इनका गुणनफल होगा 35। तो 35 लघुत्तम और महत्तम कितना हो गया 1, ये भी दोनों बराबर नहीं है। इसी प्रकार से बात करते हैं अपन सह अभाज्य की। सह अभाज्य का मतलब है जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे अपन उदाहरण के लिए बात करते हैं 8 एवं 11 की बात कर लेते हैं। इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि इसका महत्तम समावर्ती है वो 1 है। तो इसका लघुत्तम समावर्ती है वो इनका गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। यानी कि सह अभाज्य और अभाज्य की बात अपन करते हैं तो उनका महत्तम समावर्ती सदैव 1 होता है और उनका लघुत्तम समावर्ती है वो उनका गुणनफल होता है। तो दोनों आपस में बराबर किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से ये भी उत्तर राइट नहीं है, ये भी राइट नहीं है और ये भी राइट नहीं है। यानी कि इन परिस्थितियों के अंदर लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती बराबर किसी भी स्थिति में नहीं आ सकते। तो दोनों संख्या यदि समान है तो ही उसका लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती बराबर हो सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न की अपन बात करते हैं। तो y बराबर px ये एक बहुपद का नाम है। इसका यदि अपन ग्राफ बनाते हैं तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए उनके पास में दो तरीके। एक तो यदि बहुपद दिया गया है तो उस बहुपद के ऊपर घात कितनी है। घात यदि 2 है तो शून्यंक भी 2 होंगे, घात यदि 3 है तो 3 होंगे, यानी शून्यंकों के बराबर घात होती है। और यदि बहुपद अपन को नहीं दिया है, सीधा सीधा ग्राफ दिया है, तो ग्राफ के अंदर अपन को ये देखना है कि यहाँ पर px लिखा हुआ है तो x अक्ष को कहाँ पर ये ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है। जितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है उतने शून्यंक होंगे। तो यहाँ पर जो ये ग्राफ खींचा गया ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। अब यहाँ पर ये ग्राफ खींचा गया है तो ये ग्राफ है वो y को क्रॉस कर रहा है लेकिन x अक्ष को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो x अक्ष को क्रॉस नहीं कर रहा है इसका मतलब हुआ शून्यंक है वो 0 हो गए। अब यदि ऐसा कोई ग्राफ हो जाए तो यहाँ पर x अक्ष को 1, 2 और 3 जगह क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब शून्यंक है वो 3 हो गए। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि x अक्ष को कितनी जगह क्रॉस कर रहा है, जितनी जगह क्रॉस कर रहा है उतने शून्यंक होंगे। तो शून्यंक है इससे संबंधित दो टाइप के प्रश्न आते हैं। एक तो बहुपद दिया गया होता है पूर्ण रूप से, तो फिर उसकी घात देखनी है, जितनी घात होगी उतने शून्यंक होंगे। और यदि बहुपद न देकर के ग्राफ दे दिया जाता है तो ग्राफ के अंदर अपन को देखना है कि जो ग्राफ बनाया गया है वो x अक्ष को कितने जगह क्रॉस कर रहा है, उसके बराबर शून्यंक होते हैं। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 के अंदर इन्होंने कहा है कि दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इसमें k का क्या मान है, k का मान कब ज्ञात करना है, क्या कंडीशन दी गई है। तो उन्होंने कहा है कि इनका कोई हल नहीं हो, उस परिस्थिति के अंदर, या आगे प्रश्न है कोई हल नहीं। तो ये परिस्थिति कब होती है, जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यानी कि जो ग्राफ है वो समांतर होगा, उस परिस्थिति के अंदर कोई हल नहीं होगा। यानी कि ये पहले दो फैक्टर हैं वो बराबर होंगे, तीसरा फैक्टर का अनुपात है वो बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन इस समीकरणों से अपन यदि तुलना करेंगे तो k का क्या मान आता है वो अपन देखते हैं। तो a1 पहले तो इसको मानक रूप में लिखना पड़ता है। मानक रूप में लिखने के लिए आप भली भांति जानते हैं इसका मानक रूप ये होता है, पहले ax प्लस by प्लस c बराबर 0।
तो यहाँ पर y इस राइट साइड में है तो उसको इस साइड में ले जाएंगे तो इसका मानक रूप ये हो जाएगा, y को उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और एक प्लस का है वो भी उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 2k-1 y इस दिशा में ही है, पक्षांतर करने की कोई जरूरत नहीं है, और इनको भी यदि उधर अपन ले जाएंगे तो वो माइनस के हैं प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। अब यहाँ पर अपन मान रखेंगे a1 का मान है वो 3 बटा a2 यानी x का गुणांक, तो यह हो गया 2k-1 बराबर b1 का मान y के जो गुणा में हो, y के गुणा में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब गुणा 1 है, बटा b2 का मान दूसरे समीकरण के अंदर y का गुणांक, इसका मान भी कितना है 1 है। अब इसका अपन क्रॉस गुणा कर लेते हैं। जैसे ही अपन क्रॉस गुणा करेंगे वजन गुणा, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3, फिर इनका इससे गुणा करेंगे तो -2k, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जिसका मान ज्ञात करना है वो अकेला होना चाहिए, तो बाकी संख्या है उनको पक्षांतरित कर दो, तो -2k बराबर इसको इधर भेज दो तो 3, एक यहाँ प्लस में इधर आता है, आप भली भांति जानते हैं माइनस हो जाता है, तो पीछे कितना रह गया 2। अब अपन मान तो k का ज्ञात करना है, तो इसके अलावा जो भी संख्या है उन सबको पक्षांतरित कर दो, पहले जोड़ बाकी वाला जाता है फिर गुणा वाला जाएगा, तो 2 गुणा में इधर आते ही क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ गुणा में तो भाग में हो जाएगा, तो 2 का भाग 2 में कितनी बार गया 1 बार, दोनों चिन्ह अलग अलग है इसीलिए क्या आ गया वहाँ -1। तो इस प्रकार से इस k का मान है वो -1 प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? जब कोई हल नहीं हो, उस परिस्थिति में ये k का मान है वो -1 प्राप्त होता है। इनकी 3 कंडीशन है अध्याय नंबर 3 के अंदर, जो आगे के जो मॉडल पेपर है उसमें भी 3 और जो परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आगे प्रश्न नंबर 5, समांतर श्रेणी AP। समांतर श्रेणी के अंदर इन्होंने लिखा है कि प्रथम पद और सार्व अंतर कितना है। तो प्रथम पद यानी शुरुआत में पद कितना है 4, सार्व अंतर यानी कि इनके बीच में अंतराल कितने कितने का चल रहा है, तो 10 में से 4 निकालेंगे कितना हो जाएगा 6, तो प्रथम पद हो गया 4 और सार्व अंतर हो गया 6, तो ये चीज़ किसमें है ब के अंदर है। तो इस प्रकार से ये 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न है जिनका आप अच्छे ढंग से आप जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद।